विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर में। विद्यार्थियों, जो हमने कक्षा 11 की जो श्रृंखला हमने चला रखी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो हमारी पुस्तक चल रही है पहली, उस पुस्तक का हमने एक अध्याय कर लिया है। वायुमंडल और वायुमंडल की संरचना से संबंधित जो बातें थी वो हमारी पिछली वीडियो क्लास के अंदर हमने कर ली है और निश्चित रूप से आपने उसका अध्ययन कर लिया होगा और उससे संबंधित जो बेसिक जो समझ थी हमारी वायुमंडल से संबंधित और वायुमंडल की संरचना से संबंधित जो बेसिक समझ है वो आपने समझ लिया होगा। विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाएगा और आप इसको बहुत ही सरल तरीके से आप इसको सीखोगे। और इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं सूर्य तप के बारे में कि सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से हैं, या फिर पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो क्या होता है। और लास्ट में हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे तापमान के बारे में। तापमान क्या होता है, तापमान का वितरण विश्व के अंदर किस प्रकार का है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो उन सब कारकों के बारे में हम इस अध्याय के अंदर बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है हमारी फर्स्ट क्लास इस चैप्टर से संबंधित, इस क्लास के अंदर हम समझेंगे किसके बारे में, सौर विकिरण क्या होती है और उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, उन सबको हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। और आपको पता है विद्यार्थियों कि हमारी जो पृथ्वी है इसकी जो सूर्य से जो ऊर्जा इसको मिलती है वो ऊर्जा लगातार इसको सूर्य जब उदय होता है तो उसके बाद में इसको लगातार मिलना शुरू होती है और जैसे ही सूर्यास्त होता है तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। यानी कि दिन में हमें सूर्य तप मिलता है और रात को फिर ऊर्जा हमारी वापस हो जाती है। तो इस महत्वपूर्ण अध्याय के अंदर हम सीखेंगे कि पूरी पृथ्वी पर क्या सूर्य का प्रकाश एक जैसा ही मिलता है क्या, या फिर कौन से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलता है, कौन से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम होता है। इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से उसकी स्थिति में जो बदलाव होता है वो किस प्रकार से आता है और इनकी बीच की, सूर्य की और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो एक बार कम होती है, एक बार ज़्यादा होती है। उन स्थितियों को हम किस नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में आप अंत तक बने रहना और इसको बहुत ही सरल भाषा में सीखेंगे हम। तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो वीडियो है हमारा आज का वो अध्याय कौन सा है आपका, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। ये एनसीईआरटी कक्षा 11 जो भूगोल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ये जो मेरे साथी स्कूल व्याख्याता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से संबंधित जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखने बहुत ज़रूरी हैं और यहीं से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और जो मेरे विद्यार्थी हैं कक्षा 11 के, उनके लिए तो ये रामबाण है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो क्लास को। विद्यार्थियों, आपको पता है कि जो पृथ्वी है हमारी, ये जो पृथ्वी है हमारी, ये अपना जो ऊर्जा का जो अधिकांश जो भाग है वो किससे प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। यानी कि इस पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो अधिकांश जो ऊर्जा है वो सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक है। और ये जो सूर्य से ऊर्जा इसको प्राप्त होती है उसी की वजह से पूरे विश्व के अंदर या हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर तापमान में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। यानी कि हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड है और इस जियोड आकृति होने की वजह से हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश या सूर्य तप जो आता है वो एक समान रूप से नहीं आता। किसी भाग में बहुत अधिक आता है, किसी भाग में बहुत कम पहुंच पाता है। तो उन सब कारणों को हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। और आपको ये भी समझना है कि हमारी जो पृथ्वी है वो इसके चारों तरफ का जो भाग है इसके अंदर वायुमंडल है। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए जो वायु का आवरण है उस आवरण को ही हम किस नाम से जानते हैं, वायुमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जलवाष्प पाया जाता है, धूलकण पाए जाते हैं। ये बातें हमने पहले चैप्टर के अंदर की थी, ठीक है। और इसी वायुमंडल के कारण से ही पृथ्वी के ऊपर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जीवनदायिनी जो गैस है
आपके ऑक्सीजन जो गैस है वो इसी के अंदर पाई जाती है, वायुमंडल के अंदर ही, और उसी गैस की बदौलत हम जीवित हैं। और हम जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये सब कहाँ पर है? ये वायुमंडल में ही है। तो वायुमंडल की जो परिभाषा है वो हमने पिछले क्लास में सीख ली थी कि क्या किसे कहते हैं हम वायुमंडल, और वायुमंडल का संगठन क्या है, वायुमंडल की संरचना या वायुमंडल की जो परतें थी उनके बारे में भी हमने पिछले वीडियो क्लास में बात कर ली। ठीक है, तो इसी वायुमंडल की वजह से ही ये सब जीवन इसके ऊपर संभव है। तो इसी वायुमंडल की वजह से ना तो हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो पाती है और ना ही हमारी जो पृथ्वी है बहुत ज़्यादा ठंडी हो पाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सीख लिए। और अभी जो सूर्य तप की जो बात कर रहे हैं, सूर्य तप बेसिकली होता क्या है? सूर्य तप की अगर मैं बात करूं तो किसे हम सूर्य तप कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं? इंसोलेशन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम सूर्य तप को क्या कहते हैं? इंसोलेशन। इंसोलेशन का जो अर्थ है वो क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि आगामी सौर विकिरण। देखो क्या होता है सौर विकिरण? पृथ्वी लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या फिर क्या कहते हैं हम? सूर्य तप कहते हैं। तो किसे कहते हैं? परिभाषा के रूप में अगर हमें याद करना हो तो परिभाषा के रूप में कैसे याद करेंगे? लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या फिर क्या कहा जाता है? सूर्य तप कहा जाता है। ठीक है, समझते हैं इसको क्या कहते हैं। देखो ये सूर्य है हमारा, और आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है उसका जो अधिकांश जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। और यहाँ ये हमारी पृथ्वी का धरातल है, कुछ भागों में जल भरा हुआ है और कुछ ऊंचे उठे हुए भाग हैं। तो ये हमारी पृथ्वी का धरातल है। ठीक है, और इसको जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो विद्यार्थियों किससे प्राप्त होती है? सूर्य से ऊर्जा इसको प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, आपको ये भी पता है विद्यार्थियों कि जो हमारी पृथ्वी का धरातल है उसके ऊपर ये सब क्या पाया जाता है? ये वायुमंडल पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्या है? वायुमंडल है। और यहाँ से सूर्य से ऊर्जा निकलती है और ये कहाँ पर पहुँचती है? हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है। और इसी ऊर्जा को, जो सूर्य से निकली हुई ऊर्जा है जो हमारे धरातल को प्राप्त होती है, पृथ्वी को प्राप्त होती है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है? सूर्य तप कहलाती है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सौर विकिरण लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा आती है यहाँ से, ये किसके रूप में आती है विद्यार्थियों? लघु तरंगों के रूप में आती है। एक नियम आपको ध्यान रखना है कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होती है वो वस्तु उतना ही लघु तरंगों के रूप में क्या करती है? विकिरण करती है। अपनी जो तरंगें जो निकलती हैं वो उतनी ही लघु होती हैं। तो जितना अधिक तापमान होता है किसी पिंड का, उतनी ही लघु तरंगें उसके अंदर से निकलती हैं, और जितनी कम तापमान किसी पिंड का होता है उतना ही अधिक विकिरण, दीर्घ जो विकिरण है वो पृथ्वी उसका सूर्य की विकिरणों का होता है। तो हमारी पृथ्वी क्योंकि अधिक गर्म नहीं होती है, तो हमारी पृथ्वी से जो विकिरण होता है ऊर्जा का वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। लेकिन सूर्य से जो तरंगें निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं विद्यार्थियों? लघु तरंगें निकलती हैं। कैसी तरंगें निकलती हैं? लघु तरंगें यहाँ से निकलती हैं। और ये जो लघु तरंगें हैं ये कहाँ पर पहुँचती हैं? हमारे धरातल तक पहुँचती हैं, या फिर हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये वाला जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल तक ये तरंगें पहुँचती हैं। ठीक है, और ये जो तरंगों की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य से जो तरंगें निकलती हैं उनकी जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड गति होती है इनकी। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में जो ऊर्जा हमारे धरातल को प्राप्त होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है? सूर्य तप, सौर विकिरण कहलाती है। क्या कहते हैं उसको? सौर विकिरण या सूर्य तप के नाम से जानते हैं। तो आइए समझ गए होंगे आप क्या है लघु तरंग दैर्घ्य, यानी कि सूर्य से जो तरंगें निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं? लघु तरंगों के रूप में निकलती हैं। तो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा, तो जो हमारी पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? आगामी सौर विकिरण, यानी कि हमारी पृथ्वी के पास में क्या कर रही है? आ रही है। तो आ रही है तो इसको किस नाम से जानते हैं हम? आगामी सौर विकिरण। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? आगामी सौर विकिरण। और ये क्या कहलाता है? सूर्य तप भी कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सूर्य तप के नाम से भी इसको जानते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि इंसोलेशन। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंसोलेशन, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? आगामी सौर विकिरण, या फिर यह क्या कहलाता है? सूर्य तप के नाम से यह जाना जाता है।
ठीक है। तो इंसोलेशन का जो फुल फॉर्म ही क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि हमारी धरातल के पास में आने वाली लघु तरंगों के रूप में जो सूर्यतप होता है वो क्या कहलाता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, या फिर आगामी सौर विकिरण के नाम से उसको जाना जाता है। सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य से जो विकिरित होती हैं तरंगे, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की जो उनकी गति होती है, उससे ये तरंगे हमारे धरातल तक पहुंचती हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये क्या है, सौर विकिरण। अब हम देखते हैं क्या है सौर स्थिरांक। देखो सौर स्थिरांक क्या होता है विद्यार्थियों, जैसे सूर्य से जो लघु तरंगे जो निकली हैं, ये लघु तरंगे पृथ्वी का जो वायुमंडल का जो बाहरी भाग है, ये पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग है, ये बाहरी भाग है पृथ्वी के वायुमंडल का, ठीक है, ये आपको पता है। ये कौन सा भाग है वायुमंडल का, बाहरी भाग है, जो पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पे होता है। इस बाहरी भाग पर जो सूर्य की जो ऊर्जा मिलती है वो निश्चित उसकी मात्रा होती है, और वो निश्चित मात्रा क्या कहलाती है, सौर स्थिरांक कहलाती है। किस नाम से जानते हैं हम उसको, सौर स्थिरांक के नाम से जानते हैं, जैसे नाम ही है सौर स्थिरांक, यानी कि इस मात्रा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है, कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, उसको भी हम देखेंगे कि वो किस रूप में ये परिवर्तन आता है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है इसके बाहरी वायुमंडल में जो सूर्यतप की जो लघु तरंगे आ रही हैं, इसका जो भाग प्राप्त करती है उसको हम क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक कहते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं क्या होती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, कहाँ पर, ये बात ध्यान रखना, आप कहाँ की बात कर रहे हैं, वायुमंडल के ऊपरी सतह की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको ऐसे कैसे याद रखना है, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो ये बात आपको ऐसे कैसे याद रखनी है, 2-4 बार आप बोलोगे। तो पृथ्वी का जो बाह्य वायुमंडल है, हमारी जो पृथ्वी का जो बाह्य जो वायुमंडल है, उस बाह्य वायुमंडल में सूर्यतप की जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर स्थिरांक कहलाती है। तो बाहरी वायुमंडल में कितनी ऊर्जा मिलती है, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त होती है, वह ऊर्जा क्या कहलाती है, सौर स्थिरांक कहलाती है। क्या कहते हैं विद्यार्थी उनको, उसको सौर स्थिरांक के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या होती है सौर स्थिरांक, वह पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी जो सतह है उस पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है, वह क्या कहलाता है, सौर स्थिरांक कहलाता है। यह क्या कहलाता है, सौर स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ में बोलिए, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट पृथ्वी अपने वायुमंडल के बाहरी भाग में सूर्यतप की जो ऊर्जा है वो प्राप्त करती है, वो क्या कहलाता है, सौर स्थिरांक कहलाता है। विद्यार्थियों क्या कहते हैं उसको, हम सौर स्थिरांक के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है। फिर सवाल ये उठता है कि क्या सर ये हमेशा एक जैसा ही रहता है या इसमें थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन आता है। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कभी थोड़ा बहुत इसके अंदर परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो परिवर्तन है ये हमें कब देखने को मिलता है, आपको पता है विद्यार्थियों, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो हमारी पृथ्वी जो परिक्रमण जो करती है वो सूर्य के चारों ओर करती है, और आपको ये बताना है कि ये जो परिक्रमण है वो सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी कितने दिन के अंदर कर लेती है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी जो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगा रही है वो कितने दिन के अंदर एक चक्कर पूरा कर लेती है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ, ये क्या है, सूर्य है, और हमारी जो पृथ्वी है ये इसकी जो कक्षा है उस कक्षा के अंदर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है चारों ओर, और ये जो चक्कर होता है ये अपने निश्चित मार्ग के ऊपर सूर्य की सतह, सूर्य से चारों ओर अपनी कक्षा में क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो आपको पता है विद्यार्थियों कि जो पृथ्वी है हमारी, ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। और इस सूर्य से चारों ओर चक्कर लगाने की स्थिति में ये इसकी जो डायरेक्शन है, जो जब ये चक्कर लगाएगी तो एक बार यह सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और एक बार यह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। तो इन दोनों ही स्थितियों में सूर्यतप की जो मात्रा है उसके अंदर क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जब सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है
या फिर हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तब हम उसको क्या कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है तब हम उसको किस नाम से जानते हैं, और उसका क्या प्रभाव हमारे वायुमंडल पे पड़ता है, क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी के सूर्यतप पे पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं उसको भी। तो हमारी जो पृथ्वी है, आपको ये तो पता चल ही गया कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के अंदर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के अंदर क्या लगाती है विद्यार्थियों, चक्कर लगाती है, ठीक है। और इस चक्कर के दौरान यह जो पृथ्वी है ये एक बार सूर्य के क्या होती है, सबसे दूर होती है, और एक बार यहाँ आप देख रहे हो यह सूर्य के क्या है, सबसे नज़दीक है। और इन दोनों ही स्थितियों में इसको हम किस नाम से जानते हैं वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। जब पृथ्वी हमारी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है तो इस स्थिति को हम पहले तो किस नाम से जानते हैं, अपसोर के नाम से जानते हैं। ये बात आप सीख लो। सबसे पहले हम इसको किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, अपसोर के नाम से इस स्थिति को हम जानते हैं। अपसोर क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है, और यह अपसोर की जो स्थिति होती है ये विद्यार्थियों कब बनती है, ये 4 जुलाई को होती है। कब होती है विद्यार्थियों, 4 जुलाई को, ठीक है। तो जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अपसोर कहते हैं। और यह कब होता है, ये 4 जुलाई को होता है। कब होता है विद्यार्थियों, 4 जुलाई को, ठीक है। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है तब जो इसकी दूरी होती है सूर्य से वो कितनी होती है, 15 करोड़ और 20 लाख किलोमीटर। कितनी दूरी होती है विद्यार्थियों, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर इसकी क्या होती है, दूरी होती है। तो समझ में आ गई होगी बात, क्या है अपसोर इसको कहते हैं। अपसोर क्या होता है, जब सूर्य की परिक्रमण करते हुए पृथ्वी हमारी जब सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर, उस स्थिति को किस नाम से जानते हैं हम, अपसोर कहते हैं। और यह कब होता है, 4 जुलाई को होता है। विद्यार्थियों आप उपसोर और अपसोर में हमेशा कंफ्यूज होते हो, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, ये कब होता है, ये घटना, ये स्थिति कब होती है पृथ्वी की, ये 4 जुलाई को होती है। ये हर साल 4 जुलाई को ऐसा होता है जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा क्या होती है, दूर होती है, ठीक है। कितना दूर होती है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। और अब ये जो पृथ्वी है हमारी, ये अपने कक्ष के ऊपर चक्कर लगाते हुए, और अब ये पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा निकट स्थिति में आ गई है। और ये जो निकट स्थिति में आई है, इस समय इसकी जो दूरी होती है सूर्य से वो कितनी होती है विद्यार्थियों, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। कितनी दूरी होती है, 14 करोड़ और 70 लाख किलोमीटर इसके बीच की दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है यहाँ पर, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। और 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर जब दूरी होती है, इस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं, उपसोर। किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, उपसोर के नाम से इसको हम जानते हैं। उपसोर कह दो, या फिर इंग्लिश में ये क्या कहलाता है, पेरीहेलियन कहलाता है, ठीक है। तो उपसोर ये कब होता है, उपसोर ये होता है 3 जनवरी को। कब होता है विद्यार्थियों, 3 जनवरी को यह स्थिति होती है जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। कितना दूर होता है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। इसको हम किस नाम से जानते हैं, उपसोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, उपसोर के नाम से जानते हैं। और ये जो उपसोर है ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है। कितने जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है। अब आपको यहाँ ये बताना है कि सूर्य और पृथ्वी औसत रूप से कितनी दूर है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी कितनी है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताना अगर आपको पता है इसके बारे में कि औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी होती है, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा, उपसौर और अपसौर के बारे में। उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, उनको एक बार जरूर आपको याद रखना है। बहुत कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर, और आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो कि उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है। तो एक जो शॉर्ट ट्रिक है उससे संबंधित हम बात करेंगे। जैसे हम उपसौर लिखते हैं, उ पे सो रे। अब ये जो उपसौर लिखा है इसमें देखो शुरुआत में क्या आ रहा है, ये 3 जैसा आ रहा है। क्या आ रहा है, ये 3 जैसा आ रहा है। और ये 3 जैसा आ रहा है तो बस अपने को यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा। 3 जैसा है मतलब ये कब होगा, 3 जनवरी को होगा। बस अगर एक का याद है हमें तो दूसरा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो उपसौर, ऊ कैसा दिख रहा है बताओ, 3 के जैसा दिख रहा है। और ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है। कब होता है विद्यार्थियों, 3 जनवरी को, ठीक है। तो उपसौर, उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को। अपसौर, अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को। तो
एक का याद रह जाएगा तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि 4 जुलाई को होता है। ठीक है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर, ये 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होता है। ठीक है, अब इसको परिभाषा के रूप में देख लेते हैं हम, उपसौर और अपसौर को। देखो, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान 3 जनवरी को, याद रखना कब की बात कर रहे हैं, 3 जनवरी की बात कर रहे हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो हम उस गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, परिक्रमण गति। ठीक है, तो परिक्रमण के दौरान 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। सबसे निकट अर्थात कितने निकट होती है, तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, हम उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उपसौर कहते हैं। तो 3 जनवरी को हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे निकट होती है और इसकी जो दूरी होती है वो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। विद्यार्थियों क्या कहा जाता है, इसको उपसौर कहा जाता है। अपसौर क्या होते हैं, देखो, अफेलियन, इंग्लिश में इसको अफेलियन कहते हैं। पृथ्वी 4 जुलाई को, कब की बात कर रहे हैं, 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात कितना दूर होती है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं, अपसौर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इस स्थिति को, अपसौर के नाम से इसको हम जानते हैं। तो क्या होता है उपसौर, 3 जनवरी को उपसौर, और अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को होता है अपसौर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने अभी जो बात की है वो उपसौर अपसौर को सीखी हमने। सौर स्थिरांक क्या होता है, सौर विकिरण क्या होता है। अब ये जो उपसौर और अपसौर जो हमने सीखा है, इस उपसौर और अपसौर का क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी के ऊपर होता है, ये और सीखना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। क्योंकि आपको पता है कि एक बार जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक रहेगी, तो आपको पता है जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक रहेगी इसका मतलब ये है कि तापमान क्या प्राप्त होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि सूर्य तप हमारी पृथ्वी को क्या मिलेगा, ज़्यादा। क्योंकि हम सूर्य के नज़दीक चले गए तो सूर्य तप क्या मिलेगा, हमें ज़्यादा मिलेगा, हमारी पृथ्वी को ज़्यादा सूर्य तप मिलेगा। और जब पृथ्वी हम सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पे चली जाती है, यानी कि अपसौर वाली स्थिति में चली जाती है, तब दूर होने की वजह से सूर्य तप की मात्रा में थोड़ी बहुत क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी विद्यार्थियों, कमी आएगी। क्योंकि अब सूर्य से कहाँ चला गया है, पृथ्वी दूर चली गई है, इस वजह से सूर्य तप की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर होता है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कि 3 जनवरी को जो पृथ्वी है हमारी सूर्य से सबसे नज़दीक होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर हम देखते हैं 3 जनवरी को क्या होता है, सर्दी होती है, शीतकाल चल रहा होता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक है पृथ्वी और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, शीतकाल हो रहा है। तो इसका क्या कारण है कि जबकि होनी क्या चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, सर्दी हो रही है, शीतकाल हो रहा है। जबकि 4 जुलाई को हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे दूर है। 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर है, तो सूर्य तप क्या मिलता है, कम मिलता है। और सूर्य तप कम मिलता है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है। तो अब इस प्रश्न ने भी आपको कंफ्यूज कर दिया होगा कि सर ऐसा क्यों होता है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक है तब हमारे यहाँ पर क्या हो रही है, सर्दी हो रही है, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर है तब क्या हो रही है, गर्मी हो रही है। तो इसका जो जवाब है वो भी हम सीखेंगे और जानेंगे कि कैसा ऐसा क्यों होता है। देखो विद्यार्थियों, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है, जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो एक बार इसकी स्थिति क्या होती है, सूर्य की जो स्थिति होती है वो उत्तरी गोलार्ध में होती है और 6 महीने सूर्य की जो स्थिति है वो दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ठीक है, तो ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने की वजह से ये स्थितियाँ पैदा होती हैं। और जब 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक होती है हमारी पृथ्वी, उस समय जो सूर्य की स्थिति होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में होती है। कहाँ होती है विद्यार्थियों, दक्षिणी गोलार्ध में होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में होने की वजह से दक्षिणी गोलार्ध वाला जो हिस्सा है वहाँ पर सूर्य ताप क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। जबकि हमारा जो भारत है वो आपको पता है विद्यार्थियों कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। और सूर्य की स्थिति कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में तो सूर्य के प्रकाश या सूर्य तप ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये उत्तर की तरफ जाएगा तो सूर्य की जो ऊर्जा आ रही है, सूर्य तप की जो विकिरणें आ रही हैं वो विकिरणें तिरछी होती जाएंगी। तिरछी होने की वजह से सूर्य तप की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्योंकि सूर्य कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है, इसी वजह से इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे यहाँ पर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक बात आपको निश्चित रूप से याद रखनी है कि जब सूर्य के नज़दीक होती है हमारी पृथ्वी तब 7% ऊर्जा
इसको क्या मिलती है, या फिर हमारे उत्तरी गोलार्ध के अंदर 7% सर्दी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के नज़दीक है। तो होना तो क्या चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि सूर्य की स्थिति अभी कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में तो 7% गर्मी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और हमारे भारत में 7% सर्दी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जितनी सर्दी होनी चाहिए उससे 7% सर्दी क्या होती है विद्यार्थियों, कम होती है भारत के अंदर। ठीक है, तो आप इसको समझे होंगे आसानी से। और जब सूर्य से सबसे दूर होती है पृथ्वी 4 जुलाई को, तो होना तो क्या चाहिए कि सर दूर जा रही है पृथ्वी तो सूर्य तब कम मिलेगा, तो हमारे यहाँ पर तो क्या होनी चाहिए भाई, हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, गर्मी होनी चाहिए। ज़्यादा दूर जा रहा है तो सर्दी होनी चाहिए, लेकिन 4 जुलाई को हमारे यहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है। उसका कारण क्या है कि अभी जो सूर्य की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है विद्यार्थियों, वो उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से, क्योंकि अब सूर्य कहाँ चला गया, दूर चला गया, तो दूर जाने की वजह से सूर्य तप और कम हो गया। तो 4 जुलाई को जितनी गर्मी होनी चाहिए उतनी गर्मी ना होकर के, और कितनी गर्मी कम हो जाती है विद्यार्थियों, 7%। ये बात ध्यान रखनी है आपको। उत्तरी गोलार्ध में 7% गर्मी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 7% सर्दी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या चल रही होती हैं, सर्दियाँ चल रही होती हैं। ठीक है, क्यों चल रही होती है सर्दियाँ, क्योंकि सूर्य की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। और दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो बढ़ता जाएगा, और सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ने की वजह से वहाँ पर सूर्य तप कम मिलेगा, और कम मिलने की वजह से वहाँ तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे उपसौर की स्थिति हो चाहे अपसौर की स्थिति हो, दोनों ही स्थितियों में जो इसका जो प्रभाव है, सूर्य तप का प्रभाव, उत्तरी गोलार्ध के जो लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, और दक्षिणी गोलार्ध के लोगों के लिए यह थोड़ा सा क्या होता है, कष्टदायी होता है। क्यों कष्टदायी होता है, क्योंकि जब सूर्य नज़दीक आता है तब वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाती है। जब सूर्य नज़दीक आता है 3 जनवरी को, तब गर्मी वहाँ पर क्या हो जाती है, 7% गर्मी बढ़ जाती है। और जब सूर्य दूर जाता है 4 जुलाई को, तब वहाँ पर 7% सर्दी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जब सबसे दूर होता है तो 7% गर्मी क्या पड़ती है, कम, और जब सबसे नज़दीक होता है तब 7% सर्दी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो दोनों स्थितियों को आप ध्यान रखिए। तो इस वजह से अभी जो हमने समझा है कि 3 जनवरी और 4 जुलाई की जो स्थिति है उसको उपसौर और अपसौर के नाम से हम जानते हैं। क्या होता है उपसौर अपसौर, इसको पूरे तरीके से हमने अच्छे प्रकार से इसको समझने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये जो बातें हैं हमारी इस चैप्टर से संबंधित, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे। और इनकी जो परिभाषाएं हैं, छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं आप जरूर याद रखना। उपसौर अपसौर क्या होता है, ये बहुत बार कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसकी स्थिति कब होती है ना। तो ये भी, सौर स्थिरांक क्या है, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है, क्या कहलाता है, सौर स्थिरांक कहलाता है। और ये भी याद रखना, वायुमंडल की ऊपरी सतह की बात कर रहा है, ना कि धरातल की बात कर रहा है। ठीक है, तो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जो सूर्य ताप की जो मात्रा है वो निश्चित होती है, उसी निश्चित मात्रा को हम क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है विद्यार्थियों, तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले जो 11वीं कक्षा के जो वीडियो हैं वो आपको सारे के सारे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो उसके साथ में आपको सूचना पहुंच जाए, और आपको भूगोल जो है वो आसानी से समझ में आए। भूगोल की जो अध्ययन है, भूगोल का जो समझने का जो तरीका है उसको हम बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। और इसी तरीके से आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताया करो, और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दिया करो। और ये भी बताएं कि आप हमारा जो वीडियो है उसको कहाँ से देख रहे हैं, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके हैं वो प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर छोड़ दीजिए, ताकि आने वाली जो क्लास है उसके अंदर हम उनको शामिल कर सकें। तो आने वाली जो क्लास है उसके अंदर हम बात करेंगे विद्यार्थियों, सूर्य तप की जो मात्रा है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के धरातल पर सभी जगह एक समान नहीं होती है।
प्रत्येक स्थान पर सूर्यतप की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है, या मैं ये कहूँ कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने पर सूर्यतप की मात्रा में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। उस भिन्नता को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, यानी कि कौन से कारकों की वजह से यह भिन्नता पाई जाती है, उन सब कारकों के बारे में हम अगली जो क्लास हमारी आने वाली है, जो महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है, उस क्लास के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अपने नोट्स में इसको लिखने के लिए, तो आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बने रहिए विद्यार्थियों हमारे साथ में, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।